प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी के इस प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव को लेकर। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय गणराज्य की राजकीय और राजभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी मध्य भारतीय आर्य भाषा भी मानी जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो हमें आंकड़े मिलते हैं, उसमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता है। आइए हम देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे होता है। आज की तारीख में लगभग विश्व में 3000 भाषाएं हैं, जो अपनी भाषा वैज्ञानिक संरचनाओं के आधार पर इसकी संख्या निर्धारित की जाती है। विश्व की भाषाओं को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक शब्द तत्व के आधार पर और एक अर्थ तत्व के आधार पर। शब्द तत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम आकृति मूलक कहते हैं, और अर्थ तत्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है उसे हम कहते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। इस आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी को हम व्यूहात्मक भाषा कहते हैं और विशिष्ट भाषा उसका उपभेद है। और पारिवारिक दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। वर्तमान में भाषा की दृष्टि से देखें तो भारत में 4 परिवार की भाषा हमें सामने में आती है: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। और भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब में सबसे अधिक भारोपी भाषा परिवार के वर्ग की भाषाएं सबसे अधिक बोली जाती है। इस प्रकार हम वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो हिंदी है वह भारोपी भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य, जिसे इंडो आर्यन उपशाखा के रूप में मानते हैं। इसको हम कालक्रम से देखें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। भाषा परिवार की दृष्टि से भारत में जो पहले 4 हमने उपभेद बताए, भारत में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भारोपी भाषाएं बोलने वाले 73%, द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले 25%, आस्ट्रिक भाषाएं बोलने वाले 1.3% और चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोलने वाले 0.7% लोग इसका उपयोग करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को हम कालक्रम से देखें तो इसके मुख्यतः 3 काल हमारे सामने आते हैं। पहला काल प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तृतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसको हम काल की दृष्टि से देखें 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। और इस कालखंड में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो भाषाएं प्रचलित रही वो इस कालखंड में आती हैं। दूसरा जो कालखंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं इस कालखंड में आती हैं। और तीसरा इसका काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसमें हिंदी और हिंदीतर जो भाषाएं हैं और इनके अलावा बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती, पंजाबी सारी जो भाषाएं हैं इनका कालखंड लगभग 1000 साल का है। आइए हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में भी हम देखते हैं तो मुख्यतः 2 रूप हमारे सामने आते हैं। सबसे प्राचीनतम रूप आता है वैदिक संस्कृत और उसके बाद में दूसरा स्वरूप आता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और इस कालखंड की भाषाओं को ये छांदस भी कहा जाता है और इसके प्रख्यात विद्वान यास्क और पाणिनि माने जाते हैं। उसके कालखंड के उपरांत लौकिक संस्कृत का समय आता है और इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और जो लौकिक संस्कृत का स्वरूप है वही स्वरूप में हमारे सामने आता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में हम मुख्यतः 3 प्रकार के उसके उपखंड या उपभेद माने जाते हैं। पहला काल आता है पाली का, उसके समानांतर प्राकृत का
और तीसरा कालखंड आता है अवहट्ट का। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय जन चेतना में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, इन दोनों के अवतरण से दोनों जो भाषाएं प्रचलित हुई, महात्मा बुद्ध के प्रवर्तन से पाली भाषा और भगवान महावीर के कारण प्राकृत भाषा का पूरा विस्तार हुआ और पल्लवित हुई। पाली को हम कालखंड से देखें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, और प्राकृत को 1 ईसा से 500 ईसा तक का कालखंड माना जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, पाली भाषा में भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में लिए गए हैं, और प्राकृत में भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही दिए गए। इनके उपरांत जो कालखंड आता है वह माना जाता है अवहट्ट, जिसका समय माना जाता है 500 ईसा से 1000 ईसा तक, और इसको संक्रमणकालीन या संक्रांति काल की भाषा भी कहा जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, भाषा है वह बहता नीर है। भाषा का एक स्वरूप कभी स्थायी नहीं होता। भाषा एक कालखंड में जो होती है उसमें लगातार विकास होता रहता है। हम सभी लोग जानते हैं 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात भाषा सतत प्रवाहशील होती है और उसका एक सा स्वरूप हमेशा नहीं रहता, उसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। इसी दृष्टि से मध्यकालीन आर्य भाषा के बाद तीसरा कालखंड आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। इसमें भी मुख्यतः 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला काल प्राचीन हिंदी, दूसरा काल मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा काल आधुनिक हिंदी। प्राचीन काल माना जाता है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन भाषा 14वीं शताब्दी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं हिंदी की, वो 1850 से लेकर आज तक। इस प्रकार हम संक्षेप में हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत के संदर्भ में सबसे प्रमुख और सर्वप्रमुख जो प्रचलित थी वह थी वैदिक संस्कृत। उसके कालांतर में उसका स्वरूप आता है लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, समानांतर रूप से प्राकृत, इनके उपरांत अवहट्ट, और उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। वह भी 3 कालखंडों में हमारे सामने आती है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। यह हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान या भारत की सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। यह संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी मध्यकालीन हिंदी में, और मध्यकालीन हिंदी आधुनिक हिंदी के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। इस प्रकार हम देखें कि विकास क्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले सोपान, पहले पायदान पर आती है संस्कृत, कालांतर में पाली, उसके उपरांत प्राकृत, उसके उपरांत अपभ्रंश, उसके उपरांत अवहट्ट, उसके बाद में प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी के उपरांत ही हमारी अन्य भाषाएं मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी हमारे सामने आती है। धन्यवाद।